हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक ठाक। तो इससे पहले हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं फिज़िक्स में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को कंप्लीट किया, कूलम्स लॉ को देखा, उनके रिलेटिव परमिटिविटीज़ को देखा, के को देखा, मींस मीडियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मतलब वहाँ पे जितने भी कंसेप्ट थे कि कूलम्स लॉ क्या होता है और उन्होंने क्या क्या बताया है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी पिछले वीडियोस में। ठीक है, अगर आपने कूलम्स लॉ के वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अंदर आप उन लेक्चर्स को पहले सुन लें, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आ जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पे आपको शायद समझने में कोई दिक्कत हो, इसलिए आपने वो वाले वीडियोस ज़रूर देखने हैं अगर आपने आज का लेक्चर समझना है तो, और क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलें, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक और आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद सिद्दीक सर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इसका फ़ायदा उठाएं, लुत्फ़ उठाएं, फ़िज़िक्स को समझें। ठीक है, तो बेटा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं। पेज नंबर 42 पे, सिंटैक्स की बुक है, पेज नंबर 42 पे एक एग्जांपल है 12.1। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है, मैं इसको पढ़ता जाऊंगा, डेटा बनाऊंगा और आपको एग्जांपल हल करना सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने नोट करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने ऐसा समझ लें कि प्रैक्टिस करनी है और कैसे कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करना है इन प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो बेटा सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, देखें पहले तो हम इस सवाल को समझेंगे कि इन सवाल के अंदर क्या दिया गया है। बेटा ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कौन सा नंबर एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है 12.1। 12.1 ये एग्जाम्पल है इंटर क्लास की बुक का। तो बेटा यहाँ पे किस चीज़ के बारे में कहा गया है, अब मैं सवाल को पढ़ता हूँ और उसी के मुताबिक डेटा बनाता जाऊँगा। आपने भी क्या करना है, कैसे सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अ पॉइंट चार्ज ए ऑफ +4 into 10 power -6 coulomb is placed on a line between two charges B and C। ठीक है, दो चार्जेस हैं B और C, उनके दरमियान में एक चार्ज A रखी जाती है। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर क्या फाइंड करना है? द चार्ज A इज़ 4 मीटर फ्राम B एंड 10 मीटर फ्राम C, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन A। अब देखो सवाल को पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को। अब देखें इसका ग्राफ आप देखते जाएं कि करना क्या है। तो बेटा दो चार्जेस हैं, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, कौन सी? एक चार्ज B है और दूसरी चार्ज C है। देखो तरतीब से अगर देखोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। दो चार्जेस हैं B और C। अब देखें B का जो मैग्नीट्यूड है वो है +8 × 10⁻⁻6 कूलम। ये चार्ज B का मैग्नीट्यूड है जो कि आपकी बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, और चार्ज C का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड कितना है? वो है -9 × 10⁻⁻6 कूलम। ये चार्ज B और C का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, इनके दरमियान में एक और चार्ज रखी जाती है। ठीक है, वो चार्ज है A, लेकिन वो कहाँ पे रखी जाती है? वो है 4 मीटर फ्रॉम B। ठीक है, चार्ज B से कितने फासले के ऊपर है? चार्ज B से ये है 4 मीटर के फासले के ऊपर। मान लीजिए कि ये 4 मीटर का फासला है और यहाँ पे इस चार्ज A को रखा जाता है। ठीक है, 4 मीटर फ्रॉम B एंड 10 मीटर फ्रॉम C।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो कितना है, वो फासला है 10 सेंटीमीटर का। ये 4 का है, मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है। 4 मीटर का फासला है और ये 10 मीटर का फासला है। और ये चार्ज ए जो है उसका मैग्नीट्यूड है +4 × 10⁻⁻6 कूलम। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन की पूरी डेटा। चलें अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए ये चार्ज B है, ये C है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बीच में चार्ज A रखी गई है। और अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई चार्ज A जो है उसके ऊपर टोटल यानी कि नेट फोर्स कितनी लग रही है और उस नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है। इस चार्ज के ऊपर, पॉइंट चार्ज A जो है इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले आप ये देख लें कि पॉइंट चार्ज B जो है वो A के ऊपर जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ यूँ होगा, क्योंकि चार्ज B जो है वो पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है, तो चार्ज B क्या करेगी, A को रिपेल करेगी। रिपेल करेगी मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। मान लीजिए कि इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F1 का। समझ आया कुछ? ठीक है, पहले तो हमने डेटा के मुताबिक ये फिगर बनाई है, उसके बाद B की फोर्स जो A के ऊपर लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अच्छा, एक तो ये फोर्स F1 हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, उसके अलावा और क्या करना है कि पॉइंट चार्ज C जो है वो भी A के ऊपर फोर्स लगा रही है। चार्ज C जो है वो भी A के ऊपर फोर्स लगा रही है। अब देखें, A पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, तो C चार्ज क्या करेगी, A को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ यूं बन जाएगा, अट्रैक्शन की फोर्स होगी इनके दरमियान, तो ये है F2। समझ आया? तो दो फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं, किसके ऊपर, चार्ज A के ऊपर। एक फोर्स है B की जिसको हमने नाम दिया F1, दूसरी फोर्स है C की जिसको हमने नाम दिया है फ़िलहाल F2 का। ठीक है, अच्छा अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि ये टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, यानी कि नेट फोर्स मीन्स F1 और F2 को प्लस करेंगे तो हमें नेट फोर्स का पता लग ही जाएगा, लेकिन इनके डायरेक्शंस के साथ हम इनको प्लस करेंगे। ठीक है, अच्छा तो चलें देखते हैं इनके डायरेक्शंस को। तो पहले तो हमने F1 को कैलकुलेट करना है। अब देखें, F1 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे K, ठीक है, QB और QA, Q1 Q2 जैसे आप लिखते हैं, अपान में R²। तो RAB लिख लें, मतलब A और B के दरमियान का जो फासला है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये F1 है। अब देखिए मैं साथ में F2 को भी कैलकुलेट करता जाऊंगा। तो F2 क्या है, F2 जो फोर्स है वहाँ पे भी आप लिखेंगे K, QA और QC इनके दरमियान में जो फोर्स है, तो यहाँ पे R लिखेंगे AC, मतलब A से लेकर C तक जो फासला है। ठीक है सॉरी, यहाँ पे R का स्क्वायर है। अच्छा, अब पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज़, F1 और यहाँ पे K की वैल्यू जो कि कितनी है 9 × 10⁻9। ठीक है, QB की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 8 × 10⁻6। अच्छा, QA की वैल्यू कितनी है, QA की वैल्यू है 4 × 10⁻6। अच्छा, अपान में R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू है 4, तो 4 का लेंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। अच्छा, F2 के लिए देखें, F2 के लिए क्या है, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई QA की वैल्यू जो कि कितनी है 4 × 10⁻6। अच्छा, QC की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻6। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट कर लें आप, ये चार्ज
जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस की सिंबल प्लेस नहीं की। क्यों? क्योंकि ये माइनस की जो सिंबल है ये हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताती है कि ये फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट होगा। इसलिए आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, कोई प्लस माइनस की सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अच्छा, लास्ट में क्या है, आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे आर है 10, तो इसका आप लेंगे स्क्वायर, ठीक है। दोनों में हमने वैल्यूज़ पुट कर लिए। अच्छा, अब देखते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर निकालें और इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दें। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने क्या करना है, 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर देना है। 9 और 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 72, ठीक है। अच्छा, उसके साथ मैंने ये 4 लिख लिया है फ़िलहाल कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। और 10 के ऊपर पावर, ये प्लस का 9 है, माइनस का 6, तो माइनस का बन जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि माइनस का टोटल है 12 और उसमें से प्लस का 9 आप कट करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा -3 और अपान में 4 का स्क्वायर 16। अब 16 को 4 की टेबल 1 टाइम 4 को और 16 को 4 टाइम। अच्छा, उसके बाद 4 की टेबल यहाँ पे लग रही है, 7 को लगेगी एक बार, 3 बचा इधर आया तो बन जाएगा 32। 32 को लगेगी 8 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना बना, F1 का आंसर कितना बना, 18 × 10 पावर -3, ठीक है। ये आपके पास F1 आ गया, ठीक है। अच्छा, सेम एज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं F2, जो कि आप यहाँ पे अगेन इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो निकाल के रखेंगे। तो 9 × 9 कितना होगा, 81 होगा, ×4 होगा, इंटू 10 पावर ये 9 - 6 तो माइनस का 3 बचा, अपान में क्या हो गया, अपान में हो गया 100, ठीक है। टेबल लगाते हैं, 4 की टेबल एक बार, 100 को 25 बार, ठीक है ना। अच्छा, तो अब तो फंस गए, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, कर लेते हैं। आप लोगों ने तो की होगी, पता नहीं की होगी कि नहीं, मुझे नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 मिनट देखने दें मुझे ज़रा कि 81 को डिवाइड करना है 25 से, तो ये बड़ा बनता है 3.24, ठीक है। ये कितना बन गया, 3.24 इंटू 10 पावर -3 सेम, तो ये बड़ा आ गया F2। लेकिन यहाँ तक नहीं, आपने क्या कैलकुलेट करना है, F कैलकुलेट करना है। ये आपको F1 मिला, F2 मिला, लेकिन अभी आपने क्या करना है, F1 और F2 को आपस में प्लस कर देना है। तो F इज़ इक्वल टू, ठीक है, F1 प्लस F2, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, देखें पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। F1 की वैल्यू 18 × 10 पावर -3 प्लस 3.24 × 10 पावर -3, ओके। सो F इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे आपने 10 पावर -3 को ले लेना है कॉमन, बाकी क्या बचा, बाकी बचा 18 प्लस 3.24, ठीक है। तो अब देखें F कितना हुआ, इनको अगर आपस में प्लस करेंगे तो 21.24 बन जाएगा और 10 पावर -3 सेम रहेगा। तो ये हमारे पास आता है टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड। बेटा ये टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होगा। अब देखें F1 इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, F2 भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि टोटल फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ना वो ये होगा। टोटल फोर्स
जो है उसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा टूवर्ड्स सी। तो ये फोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉइंट चार्ज सी। तो ये पॉइंट चार्ज सी जो है ये उसी के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा जिसको हमने नाम दिया है सिर्फ एफ का। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने डायरेक्टली इनको प्लस कर लिया, लेकिन हर जो है एग्जाम्पल के अंदर ये डायरेक्टली प्लस नहीं होंगे। अच्छा भाई, क्यों नहीं होंगे? देखें, क्योंकि आगे इस तरह के एग्जाम्पल हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये डायरेक्टली जो है वो ऐड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर के कुछ रूल जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे F1 का डायरेक्शन भी यही था। ठीक है, ये थी F1 और F2 का डायरेक्शन भी यही था, F2। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, मतलब आप हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करेंगे, ये आ गया F1 और जहाँ पे F1 ख़त्म हुआ वहाँ से आप शुरू करेंगे F2। ठीक है, तो ये आपके पास है इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो बनता है यहाँ पे वो इनिशियल से लेकर फाइनल तक बनता है। ये आपका है रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स। ठीक है, अब देखें इनके दरमियान में एंगल कितनी थी, एंगल थी 0 डिग्री। दोनों पैरेलल थे ना वेक्टर्स, इसलिए इनके दरमियान में हम कहेंगे कि एंगल थी 0 डिग्री, इसलिए आपने डायरेक्टली इनको प्लस कर दिया, लेकिन ये हमेशा डायरेक्टली प्लस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके लिए जनरल फार्मूला जो है एडिशन का, वेक्टर एडिशन का जो जनरल फार्मूला है वो कुछ यूँ है, लेकिन उस फार्मूले के ऊपर हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये तो एक केस हमारे पास हो गया, अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, तो आप डायरेक्टली इनको प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हों, सपोज ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, ये F2 है। अब इस तरह की कोई कंडीशन हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो आपने वेक्टर्स वाला चैप्टर जो है वेक्टर वाला पूरा अपलोडेड है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर वेक्टर की एडिशन समझ नहीं आ रही तो एडिशन ऑफ वेक्टर का लेक्चर अपलोडेड है, उनको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, F1 और F2 इस तरह अगर अप्लाई हो रहे हैं तो देखें आपने एडिशन के लिए क्या करना है, आप F1 आपने ड्रा किया। ठीक है, अच्छा F1 यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो जहाँ पे F1 ख़त्म हुआ वहाँ से F2 ड्रा करेंगे जो कि इस डायरेक्शन में है। तो बेटा ये हो गया सपोज़ ये F1 है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र भी आ जाए। ठीक है, अच्छा ये बेटा है F2। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इनिशियल टू फाइनल होगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह बनेगा आपके पास। ये है आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर F। अब देखें इसमें आपने क्या किया, इसमें F इज़ इक्वल टू आप F1 प्लस F2 डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, F इज़ इक्वल टू F1 माइनस F2 करेंगे। अच्छा भाई, F1 माइनस F2 क्यों किया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ज़रूरी नहीं F1 माइनस F2 करें, कभी कभार आपको F2 माइनस F1 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बड़ा वेक्टर होगा उसमें से आपने छोटा वेक्टर माइनस करना है, जो बड़ा वेक्टर होगा माइनस छोटा वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई करना है, बड़ा वेक्टर, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करना है, छोटा वेक्टर। बेटा बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस करना है। तो यहाँ पे बड़ा वेक्टर है F1, तो F1 में से F2 को माइनस किया। अगर आपके पास बड़ा वेक्टर F2 है तो F2 में से F1 को माइनस कर लें। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो बड़े वेक्टर वाला होगा। रिजल्टेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग बड़ा वेक्टर।
ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज सेम एज क्या, डायरेक्शन इज सेम एज बड़ा वाला वेक्टर, ठीक हो गया। अच्छा, ये इस तरह की सिचुएशन बनती है। और एक और सिचुएशन, ठीक है, वो क्या कि अगर आपके पास कोई सिचुएशन इस टाइप की है, अगर एक फोर्स इधर लग रही है और दूसरी फोर्स ये है एफ फोर्स F1, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इधर बना देता हूँ, दूसरी फोर्स का डायरेक्शन ये है F2 का। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, फ़िलहाल सेम तरीका कि आपने क्या करना है, F1, ठीक है, ये फोर्स है F1, जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे F2 स्टार्ट करेंगे, वेक्टर का वही हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे और आपने रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक लेना है, इनिशियल टू फाइनल। ये हो गया इनिशियल टू फाइनल, बेटा ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल टू फाइनल वेक्टर आ गया जिसको आप कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर F। ये F1 है, ये F2 है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम, सुना होगा, नाम तो सुनना ही होगा। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड, जिसमें आप लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो, यहाँ पे एंगल कितनी है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितनी है 180 डिग्री अपोजिट, यहाँ पे एंगल कितनी है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो इस तरह का आपने फार्मूला यूज़ करना है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को आप लेकर आएंगे इधर। अच्छा भाई, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी वही डायरेक्शन, यहाँ पे अपोजिट वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बड़े वेक्टर की तरह होगा, जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा, तो बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर आप F2 के साथ डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, सॉरी F1 के साथ, तो F1 के साथ अगर आपने डायरेक्शन देखना है कि F1 के हिसाब से वो F1 के साथ कितनी एंगल बना रहा है, तो आप यूँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F2 अपान F1। ठीक है बेटा, अगर आप F1 के साथ डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो। अच्छा, जो यहाँ पे अपान में नीचे लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे जो ये थीटा मिलेगी वो नीचे वाले वेक्टर के साथ मिलेगी। अच्छा, अगर आपने F2 के साथ एंगल फाइंड करनी है तो इसी फार्मूले को आप यूँ लिखेंगे tan इनवर्स F1 अपान F2। तो यहाँ पे आपको एंगल जो मिल जाएगी वो F2 के साथ मिलेगी, जो आप इस फार्मूले के अंदर नीचे वाला वेक्टर है उसी के साथ आपको एंगल मिलेगी, ये थीटा। अगर आपने इसके साथ फाइंड करनी है एंगल, मतलब ये वाली एंगल फाइंड करनी है, तो आप F1 अपान F2 लिखेंगे। अगर ये वाली एंगल फाइंड करनी है तो F2 अपान F1। स्टोरी बड़ी सिंपल है लेकिन थोड़ी लेंदी है। अच्छा भाई, ये तो हो गया 90 के लिए, 180 के लिए, 0 की एंगल के लिए। क्या इनके अलावा कोई और एंगल नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं, बहुत सारी एंगल्स होती हैं। अच्छा, अगर इस तरह और भी एंगल्स होती हैं तो उनके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो बेटा वेक्टर की एडिशन के अंदर आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं, R इज़ इक्वल टू रेडिकल क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास, यानी कि अगर इनको आप इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप यूँ लिखेंगे कि ये आपके पास है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस
2f1 f2 cos थीटा। ठीक है, तो f1 का मैग्नीट्यूड कितना है, फिर f2 का मैग्नीट्यूड कितना है, अगेन 2, फिर f1, फिर से f2, और ये थीटा। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन f1 एंड f2। f1 और f2 के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। तो आप ये पुट करेंगे, अगर जितनी भी एंगल हो तो मतलब 0 के एंगल है तो डायरेक्टली प्लस कर दो, 180 के एंगल है तो डायरेक्टली माइनस कर दें, अगर हमारे पास 90 के एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दें। मतलब ये शॉर्टकट हैं जल्दी सॉल्व करने का। अगर आप ये वाला फार्मूला लेंगे, इसमें आप यहाँ पे 0 की एंगल पुट करके देखें, वही आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पे आप 180 की एंगल पुट करके देखें, ये वाला आंसर मिलेगा। यहाँ पे आप 90 की एंगल पुट करके देखें, ये वाला आंसर मिलेगा। ठीक है, इनके अलावा भी अगर कोई एंगल हो, मीन्स ये जो है हर सिचुएशन के लिए वैलिड है, फिट है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने एंगल फाइंड करनी है, वो एंगल फाइंड करने के लिए हमने अभी फार्मूला लिखा रिजल्टेंट वेक्टर का, जो कि कितना है, tan इनवर्स क्या, f1 अपान f2, f1 अपान f2, या फिर एक मिनट, इस फार्मूले को आप हर एंगल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस फार्मूले को आप सिर्फ इस्तेमाल करेंगे जब भी आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो। लेकिन हर एंगल के लिए फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, वो फार्मूला ये नहीं है, वो फार्मूला कुछ इस तरह है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, जिसमें आप ऊपर लिखेंगे b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। अब इस फार्मूले का पूरा डिस्कशन चाहिए तो आपने जाना पड़ेगा, इस चैनल की एक प्लेलिस्ट है जो कि वेक्टर्स के बारे में है। फर्स्ट ईयर क्लास के लिए वेक्टर का पूरा चैप्टर अपलोडेड है, वहाँ पे आप एडिशन ऑफ वेक्टर में जाके देखेंगे तो ये फार्मूला डिटेल में मिल जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर का जो लेक्चर है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हमने फ़िलहाल एक ही एग्जाम्पल किया और बाकी एग्जाम्पल्स का हमने आइडिया लिया है। अगली वीडियो के अंदर अगला जो एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस भी करेंगे और वहाँ पे जो आइडियाज़ हैं उनको भी हम देखेंगे कि किस तरह के सवाल और भी बन सकते हैं। कुछ तो आपके एग्जाम्पल्स के अंदर दिए गए हैं बुक के अंदर, और इनके अलावा भी किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अभी हमने MCQs को तो डिस्कस ही नहीं किया है, लेकिन अगले एग्जाम्पल्स को हल करेंगे, उसके बाद इसी टॉपिक के MCQs को देखेंगे जो लॉजिकल हैं, जिनके अंदर कूलम्स लॉ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है, लेकिन साथ में सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।